बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई के खिलाफ, बिजली की कीमतों के खिलाफ, बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना रावलपिंडी में जारी है। हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत ने 35 कारकुन जो कैद में थे जमात इस्लामी को, उनको रिहा करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के मुतालबात कितने अहम हैं, फौरी उनके ऊपर क्या हुकूमत कर सकती है नहीं, इस हवाले से जमात इस्लामी को शकूक हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस एहतजाज को ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। कुछ उस रीज़न्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद क्यों नहीं हो पाया। तहरीक इंसाफ अलबत्ता इस वक्त किसी और ही रंग में नज़र आ रही है। तो बार बार दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की जानिब से आवाम को ये पैगाम आया कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। आज असद कैसर साहब ने एक बार फिर दावा किया है कि दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले अगर हमारे हक में आ गए तो फिर यही इलेक्शंस ठीक हैं और हुकूमत हमारी होगी, मैंडेट हमें वापस मिल जाएगा। और अगर हमारे हक में फैसले नहीं हुए तो फिर नए इंतखाबात होंगे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या इशारा मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि यकदम इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं? उनकी जानिब से हुकूमत के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का ऐलान किया हुआ है। दूसरी तरफ जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक है वो उस तरह से स्टार्ट नहीं हो पाई, उस तरह से अपने जो आगाज़ है उसको कहना चाहिए कि भरपूर तरीके से नहीं कर पाई। तो शायद हुकूमत को एक थोड़ा सा रिलीफ तो वहाँ मिलता है, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात की। अगर वो इस बात से पीछे हट जाती है तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो अपना लाए अमल दिया हुआ है उसमें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ सतह पर एहतजाज करने की जो पॉलिसी है उस पर हुकूमत पर कितना दबाव आएगा। तहरीक जो जमात इस्लामी के मुतालबात है और उनका धरना है और अल्टीमेटम वो दे रहे हैं, उससे हुकूमत पर कितना दबाव आएगा। IPPs का जो मामला है इस पर हमने देखा कि अब संजीदगी से एक डिस्कशन शुरू हो गया है। आज वज़ीर ख़जाना ने जो गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने कहा जी कि जो IPPs का मामला है उस पर हमें कुछ स्ट्रक्चरल उसका हल निकालना पड़ेगा। और IPPs पे हर कोई अब बात कर रहा है। जमात इस्लामी ने जो मुतालबात रखे हैं उसमें 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% की रायत उन्होंने मांगी है। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने की बात की है। जो मसनूआत में हालिया इजाफा हो उसको ख़त्म करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। फिर जो अशिया ज़रूरिया उनकी कीमतों में 20% कमी का वो मुतालबा कर रहे हैं। स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्स को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि गैर तरक्याती अखराजात हैं उन पर 35% कट लगाया जाए और हुकूमत अपने अखराजात को कम करे और हुकूमत को अखराजात अपने कम करने चाहिए। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs जो हैं वो जो डॉलरों में अदायगी के मुआहदे हमने किए हैं उनको दोबारा जो है वो रीनेगोशिएट किया जाए या ख़त्म किया जाए और असर नो तमाम मुआहदों का जायज़ा भी लिया जाए। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ज़राअत और सनत पर नाजायज़ टैक्स ख़त्म किया जाए और 50% बोझ कम किया जाए। सनत, तजारत, सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म किए जाएँ। मरात याफ्ता तबकात जो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। अब ये तकरीबन वो मुतालबात हैं जो अगर आप तमाम हुकूमतों, तमाम सियासी जमातों के मंशूर को देखेंगे कमो बेश ऐसी बातें करते हैं। अब इसमें कितना कुछ फौरी इनको मिल सकता है ये देखने की बात है। आज के प्रोग्राम में कुछ सारी सिचुएशन का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने का मुतालबा किया है। जो उनके लोग जेलों में हैं उन कैदियों के हवाले से देखते हैं उसका क्या असर होगा। पहले प्रोग्राम में तो हम सियासत पे बात करेंगे। दूसरे हिस्सा जो है प्रोग्राम का उसमें हम बात करेंगे जनाब माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली, उससे पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। हमारी इकॉनमी, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा मामूल, हमारे टेम्परेचर्स, हमारी फसलें, हर एक चीज़ किस तरीके से मुतासर हो रही है। और जो सियासी जमातें हैं वो सियासत में उलझी हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में उलझी हुई हैं, इल्ज़ाम तराशियों में उलझी हुई हैं। तो ये जो इस तरह के संजीदा और हसास मामलात हैं उस पर कौन सोच विचार करेगा, क्योंकि ये भी तो ज़ाहिर है हुकूमतों की और सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों के लिए भी आवाम को प्रिपेयर करें। प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप जमात इस्लामी के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा, और निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे जो क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में फरीद पराचा साहब आपसे करना चाहूँगी। काफ़ी कुछ आप डिमांड कर रहे हैं, ज़ाहिर है बिजली की ओवर बिलिंग की बात है, महंगाई की बात है, काफ़ी बड़ा एजेंडा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बाकी जमातें भी आपके साथ होती तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत पर दबाव पड़ सकता था और आपके मुतालबात माने जा सकते थे? बहुत शुक्रिया आपका।
ये महज ओवर बिलिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घपला है जो एक तवील अरसे से हो रहा है। कैपेसिटी के नाम पर डॉलर्स में पेमेंट, आईएमएफ को उसी वजह से हम उनसे डॉलर ले रहे हैं, फिर कौम को 3 गुना बिल देने पड़ रहे हैं, 13,000 मेगावाट ले रहे हैं, 45,000 मेगावाट के पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे हुकूमत ने अपने खजाने से तो नहीं देने, वो आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। इसलिए हर आदमी यहाँ परेशान है, सिवाय उन लोगों के, उस अशराफिया के कि जिनके बिल कौम दे रही है, जिनको जो अपनी जेबों से बिल नहीं देते, उनके बिल जो है वो हमारे बिलों में शामिल होते हैं और हम उनके बिल दे रहे हैं। तो इसलिए जमात इस्लामी ने इस मसले पे सिर्फ, यानी ये बिजली का नहीं, महंगाई का है जी। और आम आदमी के चूल्हे सर्द हो गए हैं, हर घर में एक धरना मौजूद है। तो हमने उस मौजू पे आए, हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, दफा 144 लगाई, कंटेनर लगाए, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो हर एक चीज को पार करते हुए पिलाकर पहुंचे हैं। हमने ये धरना दिया है, हमने सबको, हमारी ये दावत सबके लिए है। हम ये कहते हैं किसी भी जमात के साथ आपका ताल्लुक है, हम तमाम कारकुनान को, बिजली के बिल तो सबके लिए एक जैसे ही हैं कि जी वो आए हमारे साथ मिले, मिल के हम करें। और इसी तरह से जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी कि वो इस एजेंडे को अपनाएं। बाकी से एजेंडे भी लाजमी बात है कि आपके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, हर एक के लिए रखते हैं, उनके मुकदमात, उनके लीडर्स की रिहाई वगैरह। लेकिन ये भी बहरहाल एक इमीडिएट है, फौरी मसला है, तो इस पे मिलजुल के भी, और आप अपनी सतह पे करें, हम अपनी सतह पे करें, लेकिन आवाज एक हो, यकजुबां हो जाए, तो इसमें बहुत मुल्क और कौम का भी फायदा है और आम आदमी का भी फायदा है। ठीक है। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो एजेंडा है इसके लिए तो आपने सबको दावत दी हुई थी। मुझता साहब, आप लोग भी तो ज़ाहिर है एहतजाज करने वाले थे और यूँ लग रहा था कि आप और पाकिस्तान, जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर एहतजाज करेंगे। क्यों आप लोग आपस में इत्तेहाद नहीं कर पाए? अब आप कहते हैं कि मैंडेट चोरी के ऊपर एक अलग से इत्तेहाद बनाया जाए, महंगाई के खिलाफ एक अलग से पॉलिटिकल इत्तेहाद बने, तो ज़ाहिर है वो तो हुकूमत तो उसमें उसको रिलीफ मिलता रहेगा ना, फिर हुकूमत के ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा जो शायद आपकी ख्वाहिश है उसके ऊपर डालना। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, सबसे पहली बात यह है ना कि मुज़ाकरात की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे मुज़ाकरात बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है कि हम ना PMLN से, ना पीपल्स पार्टी से, ना इसी तरह से MQM के साथ हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और ना हमने करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो जमात जो है मुल्क के अंदर डाका डाले, जो जमातें जो हैं वो लोगों के ऊपर जुल्म सितम करवाएँ, जुल्म जबर करवाएँ, लोगों को अगवा करवाएँ, FIRs दें, उनको जेलों में डालें और मैंडेट चोरी करें, डाका डालें मुल्क के अंदर, धांधली करके इलेक्शन के ऊपर डाका डाल कर आएँ, उनके साथ किस तरह से हम बैठ सकते हैं, किस तरह से उनके साथ बात बढ़ सकती है या हो सकती है। और सेकंड बात है कि उनके पास क्या ऐसा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, उनके पास इख्तियार है, वो तो खुद कठपुतली हैं, वो तो खुद किसी के कहने के ऊपर और किसी तरह से बनाए गए। नहीं, कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को कौन मान रहा है? इस सिस्टम को आवाम नहीं मान रही। बात करते हैं, आप किससे बात? नहीं, के साथ तो कभी भी नहीं हो सकती। अगर मिसाल ले लें कि आप जमात इस्लामी के साथ धरना देने आ जाते, एक लम्हे के लिए ज़ूम कर लें, तो जाहिर है आपने किसी के सामने मुतालबात रखने थे। नहीं, देखें, धरना देने के लिए भी ऐसा नहीं होता ना कि वो धरना उन्होंने दिया है तो फ़ौरन हम इधर से गाड़ियाँ निकालें और हम भी बैठ जाएँ। डेफिनेटली जो है वो धरना देने के लिए भी बातचीत होती है, मुशावरत होती है और SOPs तय होते हैं कि हमने मुतालबात रखने हैं और किन से बात करनी है। कल अगर हमारी कोई डिमांड होती भी है तो किससे बात होगी, किस हद तक होगी, क्या क्या डिमांड्स होंगी। महंगाई वाला मसला जो है वो बहुत अहम है, लेकिन ये महंगाई जो है आई किस वजह से है, क्यों आ रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो कि आवाम की सपोर्ट से नहीं है, जो कि आवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनको आवाम रिजेक्ट कर चुकी है। और जब तक आपका पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आता, आपका मुआशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता। और हम यही कहते हैं क्योंकि जो आवाम नुमाइंदा हुकूमत हो वही आगे मामलात को लेकर बढ़ सकती है, वही आगे जा सकती है। तभी लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं, तभी बाहर से लोग पैसा लेकर आते हैं, तभी बाहर से लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अगर समझें कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर ऐसी हुकूमत है जो अवाम की हुकूमत है। जब उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आपके मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे आपकी कंट्रोल होगी? जी, आपने जो बात की वो भी लेके जाती हूँ, लेकिन निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नए इलेक्शंस की बात होना शुरू हो गई है। ये कह रहे हैं दिसंबर में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। ऐसा क्या हुआ है अचानक कि ये बात होना शुरू होगी और ये बड़े संजीदा लोग दावा कर रहे हैं? और हुकूमत जो बातें कर रही है, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी मुमकिना
मफाहमत के ऊपर हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आ रहा है, आपको भी लगता है कि कोई नए इलेक्शंस की तरफ बात जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए इलेक्शन की तरफ क्यों जाएगी बात? भाई इलेक्शन कराना कोई बच्चों का काम तो नहीं है ना। 2018 में ये पीटीआई वाले मानते हैं कि उनको लाया गया था। हम तो इसमें नहीं कहते कि हमें लाया गया है। उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में गए और वहां पे कायदे इज़्ज़त शराफ के हैसियत से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा आए मिसाक मईशत करते हैं। तो इलेक्शन कोई किसी के मर्जी से थोड़ी होता, आइन किसी के मर्जी से थोड़ी चलाई जा सकती है, इलेक्शन कमीशन किसी के मर्जी से थोड़ी चलाया जा सकता है। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। जो इनके जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट में, अगर हैं तो, क्योंकि मेरे इत्तला के मुताबिक वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर है, अगर वो हैं तो अपना जो ऑपोजिशन का रोल है वो किरदार अदा सर, आप तो खुद कानूनदान है, आप तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इनको पार्लिमानी कमेटी, आप जाहिर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे उस फैसले पे तो क्या क्या सूरत हाल बनेगी? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन ही होगा ना। सुप्रीम कोर्ट मान ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग होगी। फैसले के ऊपर मुझे तो अहकामात नहीं साबिर किया है कि मैं आप फैसले को डिस्कस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और जिसके ऊपर बाइंडिंग होती है वो उसके ऊपर बाइंडिंग होती है, हम पे बाइंडिंग नहीं होगी। जी ठीक हो गया जी, एक शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ टुडे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे जो IPPs के मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट करें। आज वज़ीर खजाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आपको लगता है कि ये जो एहतजाज है, ये जो धरना है, ये जो अवामी दबाव है, इससे हुकूमत जो है वो किसी मुश्किल से दो चार है, या हुकूमत को चाहिए कि सबसे बात करे, आगे लेके चले मामलात को? मोहतरमा, हुकूमत तो मुश्किल से दो चार नहीं है, मगर जब भी जमात इस्लामी ने कोई ऐसा अमल किया है तो मुल्क को दो चार कर दिया है मुश्किल से। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर के उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छे अल्फाज कहे थे, तो इसी जमात इस्लामी ने उस वक्त भी पाकिस्तान में बदमनी का एक फजा कायम किया और जंग का एक फजा कायम कर दिया। और फिर इसी तरह से 2000 आपको याद होगा 14-15 में जब PTI का धरना हुआ उसको सपोर्ट किया, फिर पैनामा लेके गए। पैनामा में 450 से ज्यादा लोग थे, मगर उन्होंने सिंगल आउट किया सिर्फ नवाज शरीफ को। और उसके बाद सिराजुल हक साहब के जमात इस्लामी में ये कभी शौक नहीं पैदा हुआ, एहसास नहीं पैदा हुआ कि बाकी जो पाकिस्तान की लोग हैं जिनके रकम वहाँ बाहर, उसके ऊपर भी बात करते नहीं। इनको सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा आप कह रहे हैं कि नुकसान हो जाता है। फरीद पराचा साहब, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि आप लोग जब भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं मुल्क को नुकसान हो जाता है, बदमनी की फिजा कायम हो जाती है। देखिए, जमात इस्लामी ने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। किसने कुर्बानियां दी हैं? आज भी मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, उसमें आज भी जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियों के फंदों तक कबूल करना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हैं। और इसी तरह इस मुल्क को हमने लूटा नहीं है, हमारे ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, हमने खजाने पे डाके नहीं डाले, हमने इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ दो चार नहीं किया, हमने कर्जे नहीं लिए। निहाल हाशमी साहब कराची से हैं, ये बताएं कि जब जमात इस्लामी को कराची में मौका मिला, जहाँ पे नेमतुल्लाह खान और अब्दुस्तार अफगानी, तो कराची को बनाया है, कराची के मामलात हल किए हैं, मसाइल हल किए हैं। आपने जिन चीज़ों को किया है, मैं उसमें से सबका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त हम जिस मौजू पर बैठे हैं कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं, ख़ास तौर पर बिजली का, तो निहाल हाशमी साहब भी ये बताएं कि ये कोई जवाज़ है कि आप उनको बंद कारखानों के भी पैसे दे रहे हैं? ऐसे भी कारखाने हैं एक दिन भी नहीं खुले और 400 अरब रुपया उनको जो है वो अदायगियां कर दी गई हैं। और ऐसे हैं कि जी हमने 6000 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी की मद में अदा किया है। इतने में तो हमारे यहाँ पर मुल्क में सेहत के कई प्रोजेक्ट हो जाने चाहिए थे, डैम बन जाने चाहिए थे, लेकिन हमने इनको और डॉलरों में किस लिए कर रहे हैं कि जबकि जिन लोगों की वजह से जिनके ये पार्टनर बने थे वो तो बैरून वापस चले गए, इनको कंपनियां बेच के। लेकिन अब तक ये आप कह रहे हैं कि इस बात का कुछ जवाब, मैं पहले निहाल साहब से जवाब ले लूं, नईम से फिर आपके पास आती हूं। निहाल साहब, जाहिर है इस पे तो आप देखें वो गौहर एजाज साहब भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, माजी में भी जाहिर एक्सपर्ट इस पे बात करते रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर, अब आपकी हुकूमत है, माजी में जो भी हुआ उसको एक साइड पे रखिए। आपको नहीं लगता कि ये एम्बैरेसिंग होगा
हुकूमत के लिए, अगर इस तरह से एक्सपोज हो रही हूँ चीज़ें कि ये IPPs के गलत मुआहदे हैं और इसको कंटिन्यू करें? आई नो कि ये मुश्किल बात है, लेकिन जाहिर है आपको सियासी सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बिजली के जो मंसूबे हैं उसमें जो मुआहदात किए गए वो बिल्कुल नाइंसाफी पे मबनी था, जालमाना था, और बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ इन चीजों पे। आपको शायद याद होगा कि 1997-98 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो वो हब पावर प्रोजेक्ट में गया, उन्होंने छापा मांगा और उन्होंने मारा और उन्होंने देखा कि वहां पे एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे थे और बहुत कुछ ऐसा होता रहा। मगर बदकिस्मती से ये मुआहदा हमारे दौर में नहीं हुआ, और अगर हम उसको एक तरफा तनसीख करते हैं तो आपको याद होगा रोकोडिक का जो मामला था, हमें ये कंपनियां जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या बाहर के मुल्कों में जाके हमसे एक मुकदमा करती है और हमें अरबों डॉलर का हर्जाना देना पड़ता है। इसी तरह से आपको याद होगा टर्की की कंपनी के साथ हमने मुआहदा किया था, एक जहाज आया था कॉर्निका, वो आज भी कराची पोर्ट पे लंगरअंदाज और बड़े भौंडे तरीके से इसको हल करने की कोशिश की गई थी। मगर मैं समझता हूँ एक संजीदा मसला है, इस पे बैठ के बात होनी चाहिए, मगर ये धरने में और गाली गोली से हल नहीं होगा। इसके लिए तमाम पार्टीज बैठे और संजीदगी से बात करें और स्टेक होल्डर्स बैठे। ये एक जायज बात है जो मैं इनके साथ हम ख्याल हूँ कि हमें आप कह रहे तरीकेकार जो है वो धरना नहीं है पंजोता साहब, धरना और एहतजाज नहीं है तरीकेकार। आपके भी जो मसाइल हैं वो भी नून लीग ने आपको कल भी कहा, डॉक्टर मुसद्दिक की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका बात करें हमसे, लेकिन आप कहते हैं हम इनसे बात नहीं करते। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग भी ऐसे लड़ाई जारी रखेंगे? देखिए बड़ी बात है ये जो है, यहाँ से हमें आतंकवादी बनाने से सिलसिला शुरू हो के और अब बातचीत पर दोबारा आ गए हैं। कभी ये बातचीत की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं, ये बागी हैं, और इनके ऊपर मुकदमात भी आप देख लें कि आज भी रऊफ हसन साहब का वो लगा हुआ था कि जिसमें मुख्तलिफ हमारे जो स्टाफ के मेम्बरान थे 8 वो लोग, उनको उठाया गया, और कल एक बच्ची है हॉस्टल से उसे उठाया गया है जाकर, और उसके ऊपर संगीन नोयत के सेक्शन 9, 10, 11 पीके एक्ट के तहत जो है वो अरूबा के ऊपर मुकदमा बनाकर उनको उठा लिया गया। और कहते हैं जी कि इनके कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं। और आप देख लेना कि वही अतातारड़ कल प्रोग्राम के अंदर बैठ के कह रहे थे कि जनाब मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हमने देखी हैं, हमारे पास मवाद आया है, वो मटीरियल जो है उसके ऊपर जांच पड़ताल हो रही है, और उनके ताल्लुकात थे, वहाँ पर सेल बना हुआ था, वो सेल जो है वो बाकायदा ऑपरेट किया जाता। तो हमें तो वैसे ही ये कहते हैं कि हम तो इंडिया से या अमेरिका से, या हम तो बिल्कुल उनके साथ कलदम तंजीमों के साथ हैं और दहशतगर्द हैं। खान अचकज़ई को आज आप उनके साथ नहीं, तो सियासी बयानबाजी को छोड़े ना, सियासी बयानबाजी की बात नहीं ना, साथ देखिए ना, मुकदमात चल रहे हैं, मुकदमात खत्म नहीं हुए और लोगों को अगवा किए जा रहे हैं, हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। और देखिए ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर तो कभी भी नहीं हो सकती, और इनके साथ तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंडेट चोर हैं, इन्होंने डाका डाला है। और इलेक्शन जो है, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। देखें, हम सबसे पहले कहते हैं कि हम आवाम का मैंडेट आवाम को वापस किया जाए। मखसूस नशिस्तें हक हमारा थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, आज भी ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भारी हैं। उन्होंने कह दिया, 11 मेंबरान ने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कभी भी खत्म नहीं हुई, तो मौजूद थी, अभी भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं, ये सुनिए आप कह रहे हैं। अच्छा, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनी जाए, पराचा साहब तो साथ में वो भी मैंडेट चोरी की बात तो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत से आप लोग मुज़ाकरात करें। जो बाकी सियासी माहौल इस वक्त बना हुआ, उसमें आपको लगता है कि ये जो IPPs कैपेसिटी के जो चार्जेस हैं, ओवर बिलिंग है, टैक्सेशन है, फिर आपने सैलरीड जो तबका उसके ऊपर भी टैक्स की बात की है, ये मामलात आपको लगता है कि संजीदगी के साथ डिस्कस हो सकते हैं इस माहौल में? एक तो हमने यानी फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो धांधली हुई है और फॉर्म 45 में टेम्परिंग की गई, फॉर्म 47 पर लोगों को जितवाया गया, तो उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने खुद अपनी सीट छोड़ी है। इससे बड़ा सबूत क्या है कि हम इस मामले में बिल्कुल सीरियस हैं। और हमारी तो कराची में 6 सीटें हैं, कराची में MQM को वो दे दी गई, और फॉर्म 45 हमारे पास पूरे मौजूद हैं। तो हम इस मामले में बिल्कुल ये समझते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए ये जरूरी है कि वो फॉर्म 45 मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन अगर बने तो उनका फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन हम इस वक्त जिस मुतालबे पे हैं वो मुतालबा एक फौरी अवामी नोयत का है, और हमने कहा कि आप कुछ रिलीफ तो दें आवाम को। आपने जो है टैक्स शामिल किए हुए हैं, किस बुनियाद पे आप टैक्स ले रहे हैं? बिजली के बिलों के जरिए से,
कौन सी आइन की शिक है, आर्टिकल है जिसके तहत आप ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये वाला जो मामला ये फौरी हल तरफ है। निहाल साहब, लास्ट कमेंट आपसे क्विकली अगर आप बता सकें कि हुकूमत सबको साथ बिठाने में कितनी इंटरेस्टेड है। एपीसी की बात हुई थी, वो रही नहीं, लेकिन जो माहौल बना हुआ है उसमें हुकूमत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि सबको टेबल पे लेके आए। देखिए, हुकूमत सबकी है, हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं है। कहीं ना कहीं हर पार्टी इसमें शामिल है और हर पार्टी को ये सोचना होगा कि जनाब हमें अगर ये मुल्क से प्यार है, सबसे पहले तो आपको अपनी जात के से भी बालतर होगी। पहले पाकिस्तान, तो वहाँ के अवाम, वहाँ के जमहूरी निज़ाम, वहाँ के आइन, वहाँ के कानून, फिर मेरा लीडर और फिर मेरी लीडर की पार्टी। तो अगर आप पहले अपने लीडर को लाएंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। बैठाने को तैयार है जो पार्लियामेंट में बैठ के हमसे बातें करें। जो इनके मुकदमात है वो अदालतों में जाए, अदालतों में जा भी चुके हैं, अपने वकीलों से बात करें। अगर अदालतें इनको फैसला इनके हक में देती हैं, इनको बरी करती हैं, करके पब्बे, हमें कोई इतराज नहीं है। तो हम तो अदालत नहीं है, हम तो हुकूमत है। अदालत का काम है फैसले करना, हमारा काम फैसले करना नहीं है। हमारा काम फैसिलिटेट करना। जो फरीद साहब ने कहा उनकी बात से मैं कई जगहों पर इत्तेफाक करता हूँ कि हमें लोगों को रिलीफ देने में इनकी मावनत चाहिए, इनकी रहनुमाई चाहिए, इनका ताउन चाहिए, हर एक किसी का चाहिए। ठीक है, थैंक यू। की मईशत बेहतर हो सके। जी बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, निहाल हाशमी साहब, डॉक्टर फरीद पराचा, आपने गुफ्तगू सुनी। जी सियासत पे बात हम रोज करते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीलियाँ किस तरीके से हमारे जो सबसे कीमती वसाइल हैं, पानी जैसे वसाइल, जंगलात, उनके साथ क्या हो रहा है और हमारी जिंदगियों के साथ क्या हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली, जिससे पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और वो मुतासर होना इंसानी जानों की सूरत में भी है। अरबों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, अरबों डॉलर्स का नुकसान एक्चुअली हो रहा है, रुपयों का नहीं। अभी आपने देखा कि हालिया जो सैलाब आए थे पाकिस्तान में, 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जितना लाइव स्टॉक का हमारा नुकसान हुआ। इसी तरीके से अगर 2025 की बात करें तो जो फोरकास्ट है हमारी कि हम पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो सकते हैं। हीट वेव से 500 से 600 तक की जो हलाकतें हैं अभी इन 2 महीनों में कराची में वो रिपोर्ट हुई हैं। एक अदालत में ये फिगर कोट की गई है और कहा गया है कि सरकार ये फिगर्स छुपा रही है। और हीट वेव से हमने मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारी लोगों की जो अमवात हैं उसकी खबरें सुनी। तो कुछ इस हवाले से बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को सीरियस कितना ले रहे हैं, हमारी पॉलिसी साजी में, हमारे सोच में, रियासत की सोच में इन चीज़ों की क्या रिफ्लेक्शन नज़र आती है। जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अंडर वाटर जो हमारी एक बॉडी है जो सारे इस ट्रीटी को मॉनिटर करती है, उसके कमिश्नर हैं साबिक। बहुत शुक्रिया। आबिद फुलैरी साहब किसी तारुफ के मोहताज ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनका इदारा और ये बहुत करीब से काम करते रहे हमेशा से। शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अब पाकिस्तान में वसाइल की हम बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन जितना पानी हम ज़ाय कर देते हैं, जिस तरीके से फ्लडिंग हो रही है, अर्बन फ्लडिंग का नया कॉन्सेप्ट आया है, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो रिवर्स एक कह लीजिए कि लोगों ने एक हिजरत करना शुरू कर दी है शहरों से शहरों में पाकिस्तान में। पहले हम देख रहे थे कि ठंडे इलाकों से लोग गर्म इलाकों में आते थे, अब हम देख रहे हैं कि गर्म इलाकों से भी लोग इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कितना पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहा है और हम कितने प्रिपेयर्ड नज़र आते हैं आपको? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। गुजारिश ये है कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिन ब दिन जो है ये एम्बिएंट टेम्परेचर जो है ये बढ़ रहा है और उससे बारिशों का जो है ये सिस्टम भी जो है ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चेंज है। अब इसमें बात ये है कि फ्लड जो है वो 2 किस्म के हैं। एक तो है हमारा कुछ रिवर्स हैं, राइवराइन एरिया है, उसमें तो जाहिर है कि मानसून के दिनों में जब बारिशें होगी कैचमेंट एरियाज में तो दरियाओं में पानी आता है, दरियाओं से उबल कर वो साइडों पे चला जाता है। तो दूसरा ये जो है कि हमारा जो अर्बन फ्लडिंग है तो ये तो टोटली एक मिसमैनेजमेंट है जी। मैं समझता हूँ कि जब आबादियाँ शुरू होती हैं, शहर शुरू होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रोग्राम या चैनलाइजेशन नहीं होती कि एक तो है कि हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है उसी में स्टॉर्म सीवर डाल दिया जाता है। आपने इस्लामाबाद में देखा होगा कि सीवरेज का सिस्टम अलग है जिसमें नाली का पानी जाता है और स्टॉर्म का अलग है जिसमें बारिश का जाता है। तो इसलिए लेकिन हमारे तमाम शहरों में बशमूल लाहौर मैंने देखा है, कराची भी है,
कि स्टॉर्म सीवर और जो सीवर दूसरी है, जो पानी है हमारा सैनिटेशन का, वो एक ही जगह पर जमा होता है। और उसके बाद फिर ये जो माहौलियाती जो तब्दीली के इसके ज़िमन में एक ये हुआ था कि शॉपर जो हैं, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, ये इनका जो है जमा हो जाना जो अर्बन इलाकों में इनकी सूरज में वो मजीद फ्लडिंग कर देता है। फिर आपने जो एक इम्पॉर्टेंट बात किया है कि जो इनहैबिटेशन है, लोग जो हैं वो गांव से शहरों में हिजरत कर रहे हैं। अब शहरों में भी कुछ इलाके खाली होते थे जहां पर जो है बारिशों में कुछ अरसा की देर के लिए पानी जो है वो जमा हो जाता था, फिर पानी रिसीड हो जाता था। लेकिन अब तमाम जगह पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन पानी के लिए अब वहां पर खड़ा होने की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही बारिश होती है उसको फ्लो चाहिए, उस फ्लो के लिए जब रास्ते उसके तंग हो गए या बंद हो गए तो वो जाहिर है कि एक आर्टिफिशियल फ्लडिंग है। आपने एक ओवरव्यू दे दिया, लेकिन इसके जाहिर है आबिद सुलैरी साहब एक फाइनेंशियल कॉस्ट है जो हम हर दिहाई में पे कर रहे हैं, पहले से बढ़ के पे करें, लेकिन हमारे जो रूट कॉजेज हैं वो वहीं के वहीं पे हैं। तो यू थिंक कि अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुका है, दुनिया में कुछ ऐसी मिसालें हैं कि लोगों के यहाँ बारिशों का नहीं था रवाज, लेकिन उन्होंने फिर अपने निज़ाम को बेहतर कर लिया। हम कर नहीं पा रहे, जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ गई है, रोकने की कोई सूरत सामने नहीं आती। मैनेज तो कर सकते हैं ना, रोक नहीं सकते तो। जी तंजीला, इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीलियां हैं वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी हैं, और उसमें खुसूसन वो ममालिक जो कि अपना मिशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या जो अपने दरख्तों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, या जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो जरूरत से ज्यादा अफेक्ट जो है वो हो रहे हैं। और पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ पे कि ना सिर्फ ये कि हमने अपने जंगलात के रकबे में कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि बेदरेक दरख्तों की कटाई जो है वो की, जिससे कि अपना एवरेज टेम्परेचर मजीद बढ़ता चला गया। इसी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, चूँकि इसकी कोई प्लानिंग सच नहीं है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, हमारी ज़राअत जो है वो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी जो हीट वेव्स है उन्होंने आम की फसल पे इफेक्ट डाला जी, और नॉर्मल भी आप देख रहे हैं कि हमारी यील्ड कम से कम होती चली जा रही है हर साल। जी, हम देख रहे हैं कि हर साल जब गंदम की फसल बिल्कुल तैयारी पे होती है तो उस वक्त जो है बारिशों का एक सिलसिला शुरू होता है और झक्कड़ चलने शुरू होते हैं, पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये मिल के पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें कि अगर हमें कोई चीज इस वक्त संभाले हुए है तो वो हमारी फूड सेल्फ सफिशिएंसी है कि हमारी स्टेपल फूड कम से कम हम इतनी उगा लेते हैं, ये इतनी पैदा कर लेते हैं, दूध, गंदम, गोश्त वगैरह, जो कि अवाम को 2 वक्त का खाना जो है वो नसीब हो जाता है। लेकिन उस पर भी फोरकास्ट है ना डॉक्टर साहब, उस पर भी कहा जा रहा है कि फूड शॉर्टेजेस भी होने वाली हैं, पानी की शॉर्टेज होने वाली है। जी, मैं उसी सिनेरियो में बात करना चाह रहा हूँ कि उस सिनेरियो में सोचे खुदा न खास्ता कि अगर पानी की किल्लत की वजह से या पानी के बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से, जो कि सैलाब है, जब आपकी फसलें जो हैं वो तबाह होती हैं, तो अभी तक तो हम कुछ चीजें इंपोर्ट करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है, ये तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते अगर ड्राउट आ जाए, तो ना आप उसको संभालने के काबिल है, जबकि एकदम से 4 दिनों में या 5 दिनों में पूरे महीने की बारिश होती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो एक डायमेंशन है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है, और एक्चुअली हमें एक क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाना होगा। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास कि कैसे डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सकता है। शाह साहब, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या तरीक़ेकार हो सकता है? जो हम पानी वेस्ट करते हैं, जो हमारा इवन जो इरिगेशन सिस्टम में भी हम पानी डालते हैं वो भी बहुत थोड़ा है, और बाकी सारा पानी आप देखें समंदर में जाके चला जाता है। बारिशों का पानी भी ऐसे नुकसान करता हुआ, फ्लडिंग करता हुआ निकल जाता है। क्या आप सजेस्ट करते हैं कि क्या हंगामी बुनियादों पे क्या हो सकता है, मिड टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? देखिए जी, पानी एक जो है ना अभी एक बड़ी प्रेशियस मैं अक्सर तो कमोडिटी है, तो उस पर आप अगर देखें कि जो अंग्रेज़ राज के वक्त टैक्सेस थे, यानी कि मालिया लिया जाता था पानी का फसलों को देने के लिए, अभी तक वही है। और जो वाटर अलाउंसेज हैं, डॉक्टर सुलैरी साहब जानते होंगे, जो अंग्रेज़ों के वक्त था कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ फसलों में कितना पानी देना चाहिए, वो भी वही है। हालांकि हालात चेंज हो चुके हैं, बीज की नोयत चेंज हो चुकी है, उनकी अकसाम चेंज हो गई हैं, ज़्यादा झाड़ वाले बीज आ गए हैं,
तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए कि जो हमारा पानी पर एकड़ ज़मीनों में जाता है उसको हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं। अभी भी 7 से 8 क्यूसेक्स पर एकड़ जो है ये पानी जो है सिंध में फसलों में जाता है। पाकिस्तान में भी 3 से 4 क्यूसेक्स पर एकड़ जो है वो जाता है। तो एक तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो आपने देखा होगा कि शहरों में, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी जो है ये गाड़ियां जो है वो पानी से धोई जा रही हैं, और वो पानी है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी से पंप करके टैंकी में डालते हैं और उसके बाद उससे गाड़ी धोई जाती है। अब जाहिर है कि ये इस तरह की जो है हम तो अफोर्ड तो नहीं कर सकते, तो ये अल्टीमेटली मईशत पर जो है ये फिर ज़रब लगती है। तो इसका यही है कि जो अभी पानी पर सेस लगाया जाए कि पानी की कीमत जो है वो लोग दें। जैसे कि लाहौर में उन्होंने जो भी ट्यूबवेल लगाएंगे या पानी ग्राउंड से लेंगे उस पर LDA ने एक टैक्स लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कानून तमाम मुल्क में होना चाहिए। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने जो ड्राउट की बात की है, अब ड्राउट का तो कोई इलाज नहीं अनटिल अनलेस कि जब पानी ज़्यादा है हम उसको कहीं पे स्टोर करें, और स्टोर करने के लिए जाहिर है कि जो मौजूद जगह है जहाँ पर डैम बन सकते हैं वहाँ पर जो है हम डैम बनाएं। और ये जो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ये कई दहाइयों से जो है ना, ठीक है आप आबिद सुधारी साहब, जो प्लानिंग तो मौजूद थी, ये छोटे डैम्स, बड़े डैम्स, हम ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते रहे, काला बाग एक्सेट्रा, बहुत कुछ उसमें मुतनाज़े हो गया, लेकिन अब आपको लगता है कि दिस इज द टाइम कि वी कांट अफोर्ड एनी डिले? बिल्कुल तंजीला, माहौलियाती तब्दीली में नाज़रीन के लिए बता दूं, यहाँ ये टेम्परेचर और पानी है, बहुत ज्यादा हरारत या बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा पानी या पानी बिल्कुल ना होना। और जमात अली शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमें रेजरवायर जो डैम इसलिए नहीं बनाने जिनका ऑब्जेक्टिव काला बाग डैम बनाते वक्त था कि बिजली पैदा करने के लिए, इस वक्त हमें रेजरवायर इसलिए बनाने हैं कि जब पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको स्टोर कर सके, और 11 महीने जब पानी बिल्कुल नहीं होता तो फिर उसको इस्तेमाल में ला सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये एक दोहरी काट हमें पड़ रही है कि या खुदा न खास्ता यहाँ पे फ्लड्स आते हैं और या फिर खुश्क साली शुरू हो जाती है। अभी भी अगर आप मरी की तरफ सफर करें इस्लामाबाद से तो आपको झुंड के झुंड जो है वो ब्राउन जो है वो नजर आएंगे, चीट के दरख्त जो कि पिछली गर्मी की वजह से बुरी तरह झुलस चुके हैं। तो आपके पास अगर पानी नहीं है तो ये ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी बल्कि हमारे मौसम, हमारी सेहत, ये हर चीज पे बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी और जमात अली शाह साहब, आपको दोबारा भी जहमत देंगे। ये बड़ा अहम इशू है, सियासत में हम रोज़ाना बात करते हैं जी। कोशिश हमने की कि हम एक जो आम आदमी और हमारे सबके सांझे मुस्तकबिल के लिए एक ज़रूरी टॉपिक उस पर भी बात करें। आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।